हाय बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री एंड सिविक्स के कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा है राज्यसभा इज टू 238 प्लस 12 मेंबर्स एंड लोकसभा इज टू डैश। तो यहाँ पे राज्यसभा के हमें नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे लोकसभा का कॉम्पोजिशन बस बताना है। तो लोकसभा का कॉम्पोजिशन क्या होता है? लोकसभा में टोटल 550 मेंबर्स होते हैं, आउट ऑफ विच 530 तुम्हारे स्टेट्स के होते हैं और 20 तुम्हारे यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो डी को हम यहीं पे टिक लगा देंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड एमसीक्यू की तरफ। सेकंड एमसीक्यू हमारा है द हाउस हैज 550 मेंबर्स ऑन अ पर्टिकुलर डे, 45 मेंबर्स आर प्रेजेंट, द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रेजेंट अ बिल, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे हाउस में 550 मेंबर्स टोटल है और एक किसी पर्टिकुलर डे पे 45 मेंबर्स ही वहां पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए जो कि होता है कोरम, QUORUM। तो कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि होने चाहिए किसी भी हाउस में टू ट्रांजैक्ट इट्स बिजनेस। तो यहाँ पे 1/10 होता है कोरम। सो 550 का 1/10 करोगे कितना आएगा? 550 का 1/10 निकाल लो, तो 1/10 निकालोगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 55। तो कम से कम 55 लोग तो होने चाहिए हाउस में, तभी तो कुछ वहां पे काम हो सकता है। तो जब 45 लोग ही हैं तो स्पीकर के पास कोई और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, स्पीकर को हाउस को एडजर्न करना होगा बिकॉज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वहां है ही नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? द गवर्नमेंट इज अनेबल टू इंट्रोड्यूस तक नहीं कर सकती है, वहां पे हाउस चलेगा ही नहीं। सो द स्पीकर हैज टू एडजर्न दी हाउस। सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट वन। सो आई होप ये समझ में आया होगा। इस बार देखो इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, बिकॉज यहाँ पे तुमको दिमाग लगाना होगा। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इस तरह दे सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, पहले सिचुएशन को समझना और फिर सोचना तुम्हारे कौन से टॉपिक से ये रिलेटेड है, तब यहाँ पे एमसीक्यू को टिक करना। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 31 जुलाई 2023 ANI रिपोर्टेड, तो ये न्यूज रिपोर्ट एक लगी हुई है, गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस बिल। तो यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस बिल की बात हो रही है। ऑर्डिनेंस तुम सबको पता होगा टेम्पररी बिल होता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तब उस समय ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ऑर्डिनेंस बिल इन लोकसभा टुमारो, व्हाई शुड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एन ऑर्डिनेंस इन दी लोकसभा। सो गवर्नमेंट को लोकसभा में ऑर्डिनेंस क्यों इंट्रोड्यूस करना है? तो यहाँ पे इसके रीजंस तुम्हें ऑप्शंस में दिए हुए हैं। द गवर्नमेंट नीड्स द अप्रूवल ऑफ लोकसभा, एक ये हो गया। द गवर्नमेंट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द ऑपोजिशन, ये तो एकदम गलत है। द राज्यसभा हैज नो पावर ओवर एन ऑर्डिनेंस एंड एवरी ऑर्डिनेंस नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट टू बिकम अ लॉ। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हर ऑर्डिनेंस को दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होकर गुजरना होता है, तब जाके वो लॉ बनता है। इसके बाद आते हैं फोर्थ पे। सो फोर्थ हमारा एमसीक्यू है यूनियन लेजिस्लेचर का। यहाँ पे है आइडेंटिफाई द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर क्या है? पी है इंट्रोड्यूसेस मनी बिल, तो ये तो सही है कि मनी बिल सिर्फ तुम्हारे लोकसभा में ओरिजिनेट हो सकते हैं। क्यू है पासेज एन ऑर्डिनरी बिल, तो ये उसकी एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। ऑर्डिनरी बिल पास कर सकती है लेकिन अकेले नहीं, दोनों हाउसेज मिलकर ही पास करेंगे, सीधी सी बात है, बट ये उसकी एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। आर है कैन वोट अ गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर, तो ये सही है, लोकसभा में ही ये पावर है। एंड एस कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, तो इसके लिए ये नहीं पावर होगी। तो पी और आर ये दोनों यहाँ पे सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तुम्हारा पी एंड आर, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट वन। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिख के तुम लोग पूछ सकते हो। इसके बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पे। अब यहाँ पे देखो ये एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, पहले इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखना एंड उसके बाद में समझना ये किस टॉपिक के ऊपर से है। तो यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक द अमेंडमेंट्स एज शोन इन द पिक्चर। तो यहाँ पे है डिफरेंटली एबल्ड प्रोटेस्ट, मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड डिमांड अमेंडमेंट्स इन राइट्स बिल, उस बिल में उन्हें संशोधन कराना है। तो यहाँ पे कौन सा हाउस ये कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, या फिर हमारे प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो तुम्हें पता होगा कोई भी लॉ जब बनता है तो लॉ बनाने के लिए कौन सी बॉडी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है? पार्लियामेंट। तो यहाँ पे पार्लियामेंट कानून में अमेंडमेंट्स कर सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अकेले प्रेसिडेंट ये नहीं कर सकते हैं। तो ये पावर सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के पास है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करना। आई होप क्लियर है। इसके बाद आते हैं अगले एमसीक्यू पे जो कि जुडिशरी से है, इसको देखते हैं। 12 फरवरी 2023 द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्टेड, एक रिपोर्ट तुम्हें यहाँ पे दी हुई है, इसको पढ़ो। मोर देन 97.64 लाख केसेस सेटल्ड इन दी फर्स्ट नेशनल लोक अदालत ऑफ 2023 नैल्सा। तो नैल्सा की एक रिपोर्ट है जहां पे बता रहे हैं कि 97
0.464 लाख केसेस सेटल्ड इन दी फर्स्ट नेशनल लोक अदालत। लोक अदालत की बात हो रही है, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, तो इनकी मदद से जल्दी जल्दी केस सेटल डाउन हो रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं। सो विच एडवांटेज ऑफ द लोक अदालत इज मोस्ट हाईलाइटेड इन दी अबव हेडलाइन। तो सबसे ज्यादा खूबी कौन सी यहाँ दिखाई गई है? तो यहाँ मनी की तो कोई बात ही नहीं है, सेव मनी, पैसा बचा रही है, इसकी तो कोई बात नहीं है हुई है। स्पीडी जस्टिस, हाँ इसकी बात हो रही है कि यहाँ पे बहुत जल्दी तुम्हारा जस्टिस हो पा रहा है। बिकॉज अगर सिर्फ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में ही सारे केसेस जाने लगे, एक तो ऐसे ही इतना टाइम लग जाता है, लोगों की पूरी पूरी जिंदगी बीत जाती है, तब भी फैसला नहीं आता। तो यहाँ पे अगर ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ना हो तो स्पीडी जस्टिस ना हो पाए। देखो इतने ज्यादा इन्होंने केसेस सॉल्व कर दिए इन फर्स्ट नेशनल लोक अदालत 2023 में। सो ये चीज है। चल इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा एमसीक्यू है वो है जुडिशरी का, इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है द हाई कोर्ट फील्स दैट देयर हैज बीन ब्लेटेंट इनजस्टिस इन अ केस सॉल्व्ड बाय लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट के फैसले पे हाई कोर्ट ने खुद आपत्ति की है एंड ट्रांसफर्स द केस टू इटसेल्फ टू चेक द जजमेंट व्हिच ज्यूरिसडिक्शन इज इट्स एक्सरसाइजिंग। तो ये कौन सा ज्यूरिसडिक्शन है? तो ये तुम्हारा होता है रिवाइजरी, मतलब किसी दूसरे कोर्ट यानी कि जो तुम्हारे से नीचे वाला कोर्ट है उसके फैसले को रिवाइज करना, इसको बोलते हैं रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। सो आई होप क्लियर है। यहाँ पे ये सारे के सारे ज्यूरिसडिक्शन का मतलब और ये चीज तुम देख लेना, बिकॉज ऐसे ही केसेस इन सब के ऊपर भी पूछे जा सकते हैं। अगला देखते हैं, एट्थ है in 1853 the British East India Company did not acknowledge the succession of Anand Rao, the son of Rani of Jhansi, as a lawful heir to the throne. How did the British justify this decision? तो जैसा कि तुम सब लोग जानते हो कि अंग्रेजों ने एक कानून पास किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब कि अगर कोई मेल डिसेंडेंट नहीं है सत्ता को हासिल करने के लिए या सत्ता को आगे राज करने के लिए, तो ब्रिटिशर्स कहते थे कि वो अब राज्य हमारा हो गया। तो इसीलिए रानी ऑफ झांसी क्योंकि वहां पे थी, उन्होंने अपने बेटे को वहां का राजा बनाना चाहा, लेकिन अंग्रेजों की सहमति के बिना। तो इसी वजह से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देख लो, ही वॉज नेम्ड द रूलर विदाउट द कंसेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, तो रानी ऑफ झांसी के बेटे को नहीं अलाउ किया जा रहा था उस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको राजा नहीं माना इसी वजह से। सो आई होप ये क्लियर है। इसके बाद आते हैं नाइन्थ एमसीक्यू पे। नाइन्थ एमसीक्यू देखते हैं, रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विद द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे है द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज टू डीमोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन ऑल ओवर द कंट्री। तो यहाँ पे ये जो अंडरलाइन दिया हुआ है टू डीमोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन ऑल ओवर द कंट्री, इसी अंडरलाइन स्टेटमेंट को हमें करेक्ट करना है, राइट, बिकॉज ये करेक्ट नहीं है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? टू मेक द मूवमेंट रेयर एंड यूनिक, ये तो नहीं था, गलत है। टू प्रोवाइड एन इंटरनेशनल बेस फॉर कांग्रेस, ये भी गलत है। टू जनरेट अ वेज बिटवीन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये भी गलत। टू अटेन सेल्फ गवर्नेंस, ये तुम्हारा सही है, सेल्फ गवर्नेंस चाहिए था, एंड यही मोटिव था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इसके बाद हमारा है एमसीक्यू 10, इसको देखते हैं। यहाँ पे है द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री हैज डिसाइडेड टू एनफोर्स अ लॉ दैट इन्वॉल्व्स इशूइंग लाइसेंसेस टू कीप आर्म्स। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स हैड पास्ड अ सिमिलर लॉ इन इंडिया इन 1878? तो ये हमारे हैं लॉर्ड लिटन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लॉर्ड लिटन ही वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिन्होंने दो यहाँ पे एक्ट पास किए थे। एक तुम्हारा था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, और एक और यहाँ पे इन्होंने इंडियन आर्म्स एक्ट, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, ये दोनों लॉ पास किए थे। तो ये याद रखना, ये तुम्हारा वर्नैकुलर प्रेस एक्ट भी यहाँ पे एमसीक्यू इसके ऊपर भी आ सकता है। अगर तुम्हारा प्रेस के ऊपर लॉ पास करने के लिए पूछेगा तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट है, ये भी इन्होंने ही लाए थे यहाँ इंडिया में। और इंडियन आर्म्स एक्ट की बात यहाँ पे हो रही है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही लाइसेंस इशू करने का हक था। तो ये वाला लॉ भी लॉर्ड लिटन ही इंडिया में लेके आए थे। सो आई होप ये भी क्लियर है। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। अगला हमारा एमसीक्यू है एमसीक्यू 11, इस पे आते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है द इंडियन नेशनल मूवमेंट का। चैप्टर का नाम तुम्हारे पेपर में नहीं लिखा होगा, एक सिचुएशन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें करना है। सो यहाँ पे देखते हैं, लीडर्स विद मॉडरेट पॉलिटिकल ओपिनियंस वांटेड टू इंसर्ट अ क्लॉज इन द कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन दैट सेट स्वराज वाज टू बी अचीव्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। सो बी पार्ट है, स्वदेशी and boycott were the basic components of the methods of struggle of the assertive nationalist that led to the split in the Congress in 1907। तो जैसा कि यहाँ पे हम सब लोग जानते हैं दैट दो टाइप्स के नेशनलिस्ट थे, एक तो मैं अर्ली नेशनलिस्ट थे
और एक तुम्हारे असर्टिव नेशनलिस्ट थे, दोनों के ही यहाँ पे मोटिव्स अलग अलग हो गए थे, तो जिसकी वजह से कांग्रेस में यहाँ पे सूरत में स्प्लिट हो गया था। सो यहाँ पे कौन सा सिचुएशन है, तो ए पार्ट कह रहा है बी कॉन्ट्रडिक्ट है, तो ये तो गलत है, कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहे हैं दोनों स्टेटमेंट्स। बी इज द रीजन फॉर इट, ये देख सकते हैं, स्वदेशी एंड बायकॉट वर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट दैट लेड टू द स्प्लिट इन द कांग्रेस। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट, एंड इसका जो रीजन है वो तुमको ए में दे रखा है, that leaders with moderate political opinions wanted to insert a clause in the Congress constitution that said स्वराज was to be achieved through constitutional means। तो मतलब ए यहाँ पे जो बात कही गई है उसका रीजन है बी, तो बी यहाँ पे पार्ट करेक्ट हो जाता है, बी इज द रीजन ऑफ ए। ये रिलेशन है बी और ए में, ये तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा। एंड ए इज ट्रू बट बी इज द फॉल्स, ये भी गलत है, दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट नहीं है। देखो एक जो बात कही जा रही है बी वाले स्टेटमेंट में, उसी का तर्क या रीजन दिया जा रहा है ए वाले स्टेटमेंट में, तो ये रिलेशन है दोनों में। तो इस तरह तुम्हें थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा यार अभी। इसके बाद आते हैं 12th पे। सो 12th एमसीक्यू है, रीड द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। अगेन एक और क्वेश्चन वैसे ही है, यहाँ पे पढ़ते हैं ए पार्ट, द पार्टीशन ऑफ बंगाल was a mere readjustment of the administrative boundaries, and B part है, the nationalists believe that the government did not intend to strike at the roots of the Indian nationalism। so यहाँ पे बी पार्ट हमारा गलत है। देखो ए तो सही है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अ मियर रीएडजस्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। बट जो बी है, द नेशनलिस्ट बिलीव दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट इंटेंड टू स्ट्राइक एट द रूट्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये पार्ट गलत है। मतलब नेशनलिस्ट को ऐसा तो लगता नहीं था कि गवर्नमेंट उनको साथ दे रही है, गवर्नमेंट इंटरवीन ही तो कर रही थी, जड़ से उखाड़ना चाह रही थी कहीं ना कहीं इंडियन नेशनलिज्म को। तो यहाँ पे बी गलत है, ए सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ए स्टेटमेंट सही है बट बी फॉल्स है। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं आगे, अगला एमसीक्यू देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है ये पिक्चर बेस्ड, इसको देखो, ये है 13th एंड यहाँ पे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। सो यहाँ पे है, एनालाइजिंग द पिक्चर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट डज नॉट अलाइन। ये ध्यान रखना, ये चीज पढ़ लेना कि डज नॉट अलाइन बोला है, मतलब जो स्टेटमेंट गलत वाला होगा उसे तुम्हें चूज करना है। सो एनालाइजिंग द पिक्चर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट डज नॉट अलाइन विद इट्स कंटेंट। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे न्यूज़पेपर दिया हुआ है, न्यूज़पेपर में कई सारे फोटोज लगे हैं और आर्टिकल्स लिखे हैं। अब इतना तो हमारी आंखें अच्छी हैं नहीं कि हम इस आर्टिकल को भी पढ़ लें, ब्लर है ये। तो यहाँ पे हमको इतना दिख रहा है दैट कुछ पॉलिटिकल लोगों की, मतलब गांधी जी की, नेहरू जी की और बाल गंगाधर तिलक जी की यहाँ पे फोटो लगी हुई है, और साथ में कुछ इनके बारे में आर्टिकल्स छपे हुए हैं। तो ये चीज़ है, इनके बारे में चीज़ें छपी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं, ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है, द प्रेस स्प्रेड मॉडर्न लिबरल आइडियल्स सच एज लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी अमंग द पॉपुलिस। तो ये तो सही है, तो ये तो मतलब डू नॉट अलाइन वाला नहीं बैठ रहा है। फिर बी देखते हैं, द प्रेस प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस सोशल ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ द कंट्री टू एक्सचेंज देयर व्यूज, ये भी हमारा करेक्ट है, तो ये भी डू नॉट अलाइन नहीं हो जाएगा। सी देखते हैं, द प्रेस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल मूवमेंट्स, तो ये भी सही है, तो डू नॉट अलाइन ये भी नहीं होगा। डी देखते हैं, द प्रेस रेगुलरली प्रेज्ड द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, तो जो हिंदी अखबार थे वो तो ऐसा नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट हमारा है, द प्रेस रेगुलरली प्रेज द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये वाला फॉल्स है। तो यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये डू नॉट अलाइन है। आगे देखते हैं, अगला है 14th है, चूज द ऑप्शंस दैट डू नॉट अप्लाई। अगेन यहाँ पे डू नॉट अप्लाई बोला है, तो ये चीज पढ़ लेना क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले। टू द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है कांग्रेस का, वो हमें चूज करना है। तो पी है, टू प्रिवेंट नेशनल वर्कर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम बिकमिंग पर्सनली नोन टू ईच अदर, तो ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सीधी सी बात है, तो ये वाला सही स्टेटमेंट हो गया, राइट। डू नॉट अप्लाई टू द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कांग्रेस का। क्यों है, टू एंड ऑल रेशियल, रिलीजियस एंड प्रोविंशियल प्रेजुडिसेस टू प्रमोट नेशनल यूनिटी, तो ये तो था, ये हमारा कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है हमारा आर, टू फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड्स ऑन वाइटल इंडियन प्रॉब्लम्स एंड देयर प्रेजेंटेशन बिफोर दिस गवर्नमेंट, तो ये भी उनका ऑब्जेक्टिव था, तो इसको भी हम टिक करेंगे। एंड एस है, टू मैनिपुलेट द पब्लिक ओपिनियन, मैनिपुलेट करने के लिए तो बनी नहीं थी कांग्रेस,
तो ये हमारा डू नॉट अलाइन वाला है, ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव नहीं थे, पी वाला नहीं था और एस वाला नहीं था। तो यहाँ पे देख लो पी एंड एस, कोई ऑप्शन है, सी है, तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके बाद अगले एमसीक्यू पे। तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है असर्शन और रीजन वाला, इसको देखते हैं। असर्शन ए दिया हुआ है, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922। रीजन है इसका, एन अनरूली क्राउड बर्न डाउन अ पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा इन 1922। तो ये करेक्ट है, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रद्द करना पड़ा था गांधी जी के द्वारा। तो ये दोनों ही चीजें सही है, असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए पार्ट हमारा करेक्ट हो गया कि मतलब दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं और आर हमारा करेक्ट रीजन भी है ए का। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला 16। तो अगला 16th है, द इशू ऑन विच द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वॉज लॉन्च्ड वॉज। तो किस इशू पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हमने लॉन्च किया था, तो गांधी जी ने डांडी मार्च किया था। क्यों किया था, सॉल्ट मोनोपोली को खत्म करने के लिए। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का रीजन क्या था, सॉल्ट मोनोपोली बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये रीजन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। आगे देखते हैं, अगला है 17, द स्टेटमेंट वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किस मोमेंट से रिलेटेड है ये लाइन, वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन दिस अटेम्प्ट। तो ये शुरुआती मोमेंट्स का नहीं है, ये एकदम एंड वाले मोमेंट का है। नॉन कॉपरेशन में ये नहीं बोला गया था, सिविल डिसोबीडियंस में ये नहीं बोला गया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी ये नहीं बोला गया था, ये बोला गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। ओके, कि अब तो मतलब आर या पार है, या तो इंडिया को फ्री ही करा लो वरना मर जाओ, ये कहा गया था। इसके बाद अगला है 18th, इसको पढ़ते हैं। सो 18th में है, एट वार्धा द कांग्रेस वर्किंग कमिटी अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन दैट वाज पास्ड इन बॉम्बे, नेम द रेजोल्यूशन। तो ये तुम्हारा है नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन, ये कांग्रेस ने पास किया था। अगला देखते हैं। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर तुम्हें याद है तो ये याद होंगी, अदरवाइज यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, इसको याद कर लो कि कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कौन सा रेजोल्यूशन पास किया था बॉम्बे वार्धा में, ये तुम्हारा था नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन। आगे देखते हैं अगला है 19th एमसीक्यू, जो कि है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ नेताजीज लाइफ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो फर्स्ट है सुप्रीम कमांडर ऑफ आईएनए, तो ये पहले तो वो बन नहीं गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हुआ था फोर्थ, कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप मिली थी उन्हें, तो फोर्थ ये वाला हमारा हो गया सबसे पहला। ओके, फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था बिकॉज मतभेद आने लगे थे। उनका जो तरीका था वो चाहते थे कि हम आर्मी खड़ी करें अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया, ये हो गया सेकेंड। फिर उसके बाद उनको सुप्रीम कमांडर बना दिया गया आईएनए का, तो ये हो गया हमारा थर्ड। और उसके बाद में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, तो ये उन्होंने उसके बाद में बनाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 1 2। सो 4 3 1 2, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह हम नेताजी की लाइफ के सारे इवेंट्स को इस तरह अरेंज करके लिख सकते हैं। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ये भी इजी था अगर तुम्हें फॉरवर्ड ब्लॉक चैप्टर पढ़ा है तो। सो इसके बाद अगला एमसीक्यू देखते हैं, जो कि है 20, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू माउंटबेटन प्लान। तो यहाँ पे ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ए पार्ट है, प्रिंसली स्टेट्स वुड रिसीव द चॉइस टू बी इंडिपेंडेंट और ज्वाइन द इंडियन यूनियन, तो ये तो करेक्ट था। अच्छा, हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ये पढ़ लिया करो, ठीक है, करेक्ट वाला नहीं बताना है। तो ये तो ट्रू है, ये चीज ट्रू है, तो इसको हम नहीं टिक लगाएंगे बिकॉज ये चीज सही है। बी पार्ट देखो, ऑल एग्जिस्टिंग ट्रीटीज विद द प्रिंसली स्टेट्स वुड एंड, ये भी प्लान का हिस्सा था। अगला देखो, अब प्लेबिसाइट विल बी हेल्ड फॉर ऑल स्टेट्स, मतलब वोटिंग होगी। प्लेबिसाइट का मतलब है एक तरह का वोट डालना, तो वोटिंग के बारे में तो कोई बात नहीं हुई थी उनके प्लान में, तो ये वाला स्टेटमेंट ही हमारा गलत हो जाएगा, मतलब सी वाला करेक्ट लग रहा है। और डी देख लो, फ्रीडम टू एसोसिएट विद एनी डोमिनियन, ये भी माउंटबेटन प्लान में था। तो यहाँ पे कौन सा रॉन्ग है, सी वाला, तो सी को ही हम टिक लगा देंगे। आई होप क्लियर है। इसके बाद आगे देखो 21 वाला। सो 21st है, Which of the following is an executive function of the president in a parliamentary system? So appointing the prime minister, ये तुम्हारा executive function होता है president का। चलो आगे बढ़ते हैं। Next इसके बाद है 22, इसको देखते हैं। ये assertion reason, again assertion और reason वाले क्वेश्चन इस बार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आईसीएसई बोर्ड अब सीबीएसई की कॉपी कर रहा है धीरे धीरे, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा इनका तरीका समझ लो। असर्शन ए दिया है, द प्रेसिडेंट यूजेस हिज डिस्क्रिशनरी जजमेंट टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर
when no party has a clear majority in the parliament. So यहाँ पे A तो correct है, that president uses his discretionary judgment to appoint the prime minister when no party has a clear majority in the parliament. तो ये तो सही है, this is true. Okay, second देखते हैं रीजन आर, द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर. ये करेक्ट है. प्रेसिडेंट पिछले प्राइम मिनिस्टर की, जो पिछला प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनकी एडवाइस नहीं ले सकता, whom may have lost the election or the support of the house. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर. बट यहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को या डिस्क्रिशनरी जजमेंट को यूज कर सकते हैं टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. तो यहाँ पे हमारा रीजन भी सही है, रीजन भी ट्रू है. लेकिन अगर एक तरह से तुम ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, द प्रेसिडेंट यूजेस हिज डिस्क्रिशनरी जजमेंट टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट. एंड सेकेंड एक दूसरा स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट अ प्राइम मिनिस्टर. ये अलग चीज है, ये इससे अलग चीज बताई जा रही है. द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट, ये कैन नॉट वाला केस है, उसका रीजन नहीं दे रखा है तुम्हें. ये चीज है प्रेसिडेंट यूजेस हिज डिस्क्रिशनरी जजमेंट टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, ये अलग हो गया. उसका रीजन तुम्हें नहीं दिया, ये अलग चीज बताई गई है. द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हु मे हैव लॉस्ट द इलेक्शन. तो ये चीज अलग अलग स्टेटमेंट है दोनों, ये अलग है सही है, ये अलग है ये भी सही है. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, गलत. ए इज फॉल्स, ये भी गलत. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन एक दूसरे के रीजन नहीं है, दोनों अलग अलग बातें बता रहे हैं स्टेटमेंट. अगला देखते हैं. अगला है 23, इसको पढ़ो. तो 23 है, Mr. Patil was not found eligible for the election as the Vice President of India, even though he had the qualifications of being a citizen of India है, and not being a member of Parliament and State Legislature. तो member of Parliament and State Legislature नहीं है. तो on what ground was he disqualified? क्यों disqualify हुए? तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं. A पार्ट है for being above the age of 35. सो ये तो सही बात है, अगर एज ऑफ 35 के ऊपर होते तब तो एलिजिबल होते, तो ये तो एलिजिबिलिटी होती है अबव द एज ऑफ 35. बी पार्ट देखो, फॉर बीइंग क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. तो अगर क्वालिफाइड हैं एज द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स तब भी उनको एलिजिबल होना चाहिए था फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. यहाँ पे कौन सा हो सकता है करेक्ट? फॉर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट. तो रेजिग्नेशन नहीं दिया होगा अपनी जॉब से, इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल नहीं है. तो सी ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो सकता है. आई होप इतना क्लियर है. सो क्वालिफिकेशंस फॉर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये सारे जरूर से देख लेना एक बार. क्वालिफिकेशन जरूरी है. इसी तरह यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बना के दे सकते हैं तुम्हें. अगेन एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं. योर अंकल इज अ रेनाउंड साइंटिस्ट. He has neither contested nor won any elections to the Rajya Sabha, but he has recently become a member of Rajya Sabha and has been appointed as a minister. How is this possible? इस चीज को समझने के लिए एक चीज समझ लो कि जो मेंबर्स ऑफ राज्य सभा होते हैं, एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं राज्यसभा के. वो नॉमिनेट किसके द्वारा किए जाते हैं? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं राज्यसभा में जो कि नॉमिनेट किए जा सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट. कोई पर्सन है जिसने बहुत ज्यादा अच्छे काम किए अपनी फील्ड में, तो उनको नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यसभा में बाय द प्रेसिडेंट. तो यहाँ पे पढ़ो, ही वॉज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गलत. ही वॉज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. सो नॉमिनेटेड किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द राज्यसभा मेंबर. सो आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा. इसके बाद बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ, इसको देखते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 25. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो ज्यूरिसडिक्शन का क्वेश्चन फिर से आ गया. एक और अभी हमने एमसीक्यू किया था. तो यहाँ पे एक सिचुएशन है जहाँ पे हम एक रियल सिचुएशन की बात की गई है. दैट इन अगस्त 2002 प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम सॉट द हेल्प ऑफ बोला गया, हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द कनेक्शन विद द कंट्रोवर्सी बिटवीन द इलेक्शन कमीशन एंड द गवर्नमेंट ऑन इलेक्शंस इन गुजरात. तो यहाँ पे कौन से ज्यूरिसडिक्शन से सुप्रीम कोर्ट हेल्प कर पाएगी? तो यहाँ पे इस ज्यूरिसडिक्शन को बोला जाता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. यहाँ पे एडवाइस ली जा रही है सुप्रीम कोर्ट की, कोई पिछला ऑर्डर रिवाइज नहीं किया जा रहा है और यहाँ पे कोई नया फैसला भी नहीं सुनाया जा रहा है. यहाँ पे सिर्फ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर यहाँ पे एडवाइस ली जा रही है सुप्रीम कोर्ट की. चलो आगे देखते हैं. अगला देखते हैं 26. द हाउस इज डिस्कसिंग एन इशू रिगार्डिंग द नेशन इन द मंथ ऑफ नवंबर विच सेशन इज इन दी मंथ. तो नवंबर के समय इंडिया में कौन सा मौसम होता है? विंटर. तो ये विंटर सेशन हो जाएगा सीधे से. अगला देखते हैं 27. सो 27 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू वर्ल्ड वॉर 1। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट वाला कॉम्बिनेशन बताना है। तो पहला देखते हैं, ट्रिपल इंटेंट, तो यहाँ पे है फ्रांस, रशिया एंड जापान, तो ये तो करेक्ट है। फिर उसके बाद बी, अलाइड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये भी करेक्ट है। ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पे गलत कौन सा है, सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और उसके साथ जो कंट्रीज थी उनको सेंट्रल पावर्स बोला गया, उसमें इटली नहीं था। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड दी अलायंस कंट्री वो तो थी, बट यहाँ पे इटली नहीं थी इसमें, तो ये गलत हो जाएगा, सेंट्रल पावर्स। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे ये सारे कॉम्बिनेशन जरूर से याद रखना, चाहे तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इनको याद कर लेना, इनके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 28। यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है टर्म इन ऑफिस इज 3 years, तो यही हमारा इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट वाला बताना था, टर्म होता है 9 years का, तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ अगला एमसीक्यू देखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू है 29, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनओ हैज बीन रिसेंटली एडेड। सो यूएनओ का या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के कौन सा ऑब्जेक्टिव अभी जल्दी में ऐड हुआ है वो देख लो। ए है मेंटेन इंटरनेशनल पीस, ये तो पहले से था। डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, ये भी पहले से था। सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस, ये भी पहले से था। बट ये वाला डिसआर्म, डीकोलोनाइज एंड डेवलप, ये तुम्हारा ऐड हुआ है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद अगला एमसीक्यू हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे है, व्हाई डिड ब्रिटेन एंड फ्रांस फॉलो द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट टुवर्ड्स जापान इन द पीरियड बिफोर द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है दैट ब्रिटेन और फ्रांस ने जापान को क्यों अलाउ किया, क्यों उसको पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट दिया दैट वो अपना चाइना पे अटैक जारी रख सके। सो यहाँ पे जापान कुड बी यूज्ड टू वीकन चाइना, यही रीजन था कि ब्रिटेन एंड फ्रांस ने उसको रोका नहीं जापान को, वो चाइना पे अटैक करता रहा बट ब्रिटेन और फ्रांस ने एक शब्द भी नहीं बोला उस पर। तो यही रीजन था एंड इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हमारा इतना बड़ा आगे जाके बन गया। फिर इसके बाद 31 देखते हैं। 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोल्ड वॉर इज इनकरेक्ट। सो कोल्ड वॉर क्या है, नॉट करेक्ट बताना है, ध्यान रखना। इट वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव एलाइज, सही है, ये तो करेक्ट है, तो इसको इनकरेक्ट में नहीं टिक लगाओगे। इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर, ये भी सही है। इट ट्रिगर्ड एन आर्म रेस, इससे यहाँ पे जंग तो नहीं हुई लेकिन आर्म रेस शुरू हो गई। हर देश चाहता था मेरे पास बड़ा हथियार हो ताकि मैं दूसरे देश पे काबू पा सकूं, मतलब उसको रोक सकूं लड़ने से। फिर उसके बाद डी देखो, द यूएस एंड यूएसएसआर वर एंगेज्ड इन डायरेक्ट वॉर्स, ये चीज गलत है, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, इसी को हम टिक लगा देंगे। अगला देखते हैं 32। तो यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है जहाँ पे ये नेहरू जी हैं और इनके पास में एक यूएस से आया हुआ गिफ्ट है और एक सोवियत यूनियन से आया हुआ गिफ्ट है। गिफ्ट क्या है, एड है, मदद है, तो दोनों तरफ से मदद आई, लेकिन ये इन दोनों बॉक्सेस को नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं न्यूट्रलिटी की तरफ। तो आई होप इतना देख के ही तुम समझ गए होगे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं तुम्हारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के लास्ट चैप्टर की, NAM की, ओके, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जहां पे नेहरू जी ने डिसाइड किया था ना तो हम यूएस के साथ जाएंगे ना तो हम सोवियत यूनियन की तरफ जाएंगे, हम दोनों का साथ नहीं देंगे लड़ाई में। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है, विच मूवमेंट इज डिपिक्टेड इन दी अबव कार्टून। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ यूएन नहीं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये हो जाएगा नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी एमसीक्यूज किए हैं वो सारे के सारे तुम्हें अच्छे समझ में आए होंगे एंड अभी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। सो अब नेक्स्ट वीडियो तुम लोग को किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, कैसे क्वेश्चंस तुम लोग चाहते हो अगले वीडियो में, और यहाँ पे एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है उसके ऊपर मैंने सोचा है अगला वीडियो बनाने के लिए। अगर तुम लोग बोलोगे कमेंट्स में तो उसके ऊपर मैं जरूर से वीडियो बना दूंगा। सो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट तुम सभी बच्चों को हिस्ट्री एंड सिविक्स के पेपर के लिए। एंड फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।